नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं नागविंद्र सिंह सृजन अकेडमी की ओर से पॉलिटी सीरीज़ का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जो इस श्रृंखला का अगला वीडियो है। आखिरी बार हमने पढ़ा था, जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गवर्नर के बारे में, कि गवर्नर के रेलेवेंट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक उनका उल्लेख मिलता है, उनके पावर्स क्या हैं, किस तरह से वो काम करता है। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्थापिका के बारे में। लास्ट डे हमने पढ़ा था कार्यपालिका के बारे में। हमारे पास दो ओपिनियन हैं, हमारे पास दो वक्तव्य हैं, एक कार्यपालिका को लेकर और एक व्यवस्थापिका को लेकर। कार्यपालिका को लेकर हमने डिस्कस किया था कि कानून को लागू करने वाले जो निकाय हैं या जो संस्थाएं हैं या जो पद हैं, हमने उनको कार्यपालिका में रखा है, और व्यवस्थापिका में हमने किनको रखा है, जो कानून का निर्माण करता है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्थापिका की। राज्य व्यवस्थापिका सबसे पहले हमारे सामने आता है कि व्यवस्थापिका हम कहते हैं किसको है, तो हम व्यवस्थापिका कहते हैं जो कानून का क्या करते हैं मित्रों, निर्माण करता है। यानी जो कानून का निर्माण करता है हम उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कानून का निर्माण हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, राज्यों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि कानून का निर्माण तो हमें करना है, लेकिन किसके संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में। और राज्यों के संदर्भ में कानून निर्माण करने का काम करता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल राज्यों में कानून निर्माण करने का कार्य करता है। और राज्य विधानमंडल का उल्लेख हम पहले बात कर चुके हैं राज्यपाल वाले वीडियो में। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं। राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? 3 अंग। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल में जो पहला इसका अंग है, हम उसको कहते हैं विधानसभा। हम उसको कहेंगे विधानसभा। दूसरा जो इसका अंग है हम उसको कहेंगे विधान परिषद। और तीसरा जो इसका अंग है हम उसको कहेंगे राज्यपाल। यानी राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में मिलता है। एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। यानी इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। यानी ये तीनों होंगे तो राज्य विधानमंडल हम उसको कहेंगे। इन तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है जो कानून का निर्माण करता है। लेकिन फिर एक समस्या है हमारे सामने कि क्या सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं? तो हाँ, सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं। क्या सभी राज्यों में विधान परिषद है? तो नहीं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। और अगर आपको पता हो तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने अपने राज्य में विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है और उसे संसद के पास भेजा है, और संसद के पास अभी वो विचाराधीन चल रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। राज्यपाल प्रत्येक राज्य में होता है। अब देखिएगा, यहाँ मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में मिलता है। वहीं पर विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 में मिलता है। और राज्यपाल के अगर हम उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 152 टू 162। हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनाया जाता है। अब देखिएगा यहाँ कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद तो सभी राज्यों में नहीं है। अब देखिए, विधान परिषद नहीं है तो क्या विधानसभा और राज्यपाल, क्या विधानसभा और राज्यपाल को हम विधानमंडल कह सकते हैं क्या? तो हमें ध्यान रखना है, हम इसे कहेंगे एक सदनीय
विधानमंडल। देखिए, हमने कहा कि राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहाँ तक बात क्लियर है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में मिलता है, विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 में मिलता है और राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 162 के बीच मिलता है, जो हम पिछले वीडियो में राज्यपाल को बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए, लेकिन अब हमारे सामने समस्या आती है कि विधान परिषद तो सभी राज्यों में नहीं है, तो क्या केवल विधानसभा और राज्यपाल को हम विधानमंडल कह सकते हैं? तो हाँ, हम उसे विधानमंडल कह सकते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? एक सदनात्मक विधानमंडल कहेंगे। लेकिन बात आती है कि कुछ राज्यों में विधान परिषद है। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, यानी जिन राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो ऐसे राज्यों में जो विधानमंडल है हम उसे क्या कहेंगे? द्विसदनात्मक विधानमंडल कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? द्विसदनात्मक विधानमंडल हम उसे कहेंगे। अब देखिए, तो यहाँ हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात थी कि राज्य व्यवस्थापिका, यानी राज्य में कानून निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, जो व्यवस्थापिका है, हमने उसको विधानमंडल कहा है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में मिलता है। बात क्लियर है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर जो विधानमंडल बनता है उसे एक सदनीय विधानमंडल कहते हैं, और जिनमें दोनों सदन हैं उन्हें द्विसदनात्मक विधानमंडल का दर्जा दिया जाता है या कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया अनुच्छेद 168 के बारे में कि राज्य व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 168 में हमको क्या क्या उल्लेख मिलता है। अब देखिएगा, हमने जब पिछला वीडियो पढ़ा था, गवर्नर को लेकर जो वीडियो पढ़ा था, हमने उसमें कुछ इस तरीके का हमने उसमें उल्लेख देखा था। देखिए, सबसे ऊपर है कार्यपालिका, उसके बाद आता है व्यवस्थापिका और उसके बाद आता है न्यायपालिका। ज़रा देखिएगा आप, कार्यपालिका को हम पहले पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका को हम अभी पढ़ रहे हैं, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्यवस्थापिका का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 168 से 213, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 के बीच जो हमें उल्लेख मिलता है, वो हमें उल्लेख मिलता है किसके बारे में? राज्य व्यवस्थापिका के बारे में। तो हमने राज्य व्यवस्थापिका में सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस किया अनुच्छेद 168, और मेरे ओपिनियन में ये आपके लिए बहुत इजी रहा होगा और ये आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का फॉर्मेशन कि यह किस तरीके से काम करता है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, राज्यपाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, देखिए, हमने अभी बात की आर्टिकल 168 की कि 168 क्या कहता है, लेकिन यदि हम बात करें कि आर्टिकल 168 में विधानमंडल है, विधानसभा के बारे में हमने देखा था कि आर्टिकल 170 में है, अनुच्छेद 170 में है, विधान परिषद अनुच्छेद 171 में है, और राज्यपाल हम पहले पढ़ चुके हैं। बीच में हमें एक आर्टिकल मिसिंग लग रहा है, जो आर्टिकल है 169। क्या है? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, हमको इसको समझना है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है।
अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि कैसे विधान परिषद का सृजन होता है, कैसे उसका उत्साधन किया जाता है, हमें यानी कैसे उसको हटाया जाता है, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 169 क्या कहता है, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन व उत्साधन। उत्साधन का मतलब होता है उन्मूलन करना और इसका अर्थ होता है हटाना, सीधे अर्थों में कहा जाए तो। सृजन का मतलब आप लोग जानते हैं, निर्माण करना, और सृजन हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। चलिए देखिए अनुच्छेद 169 यह कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण करना, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद बना हुआ है तो उस राज्य में विधान परिषद को हटाना, उसका उन्मूलन करना, अनुच्छेद 169 कहता है। लेकिन अब ये कैसे कहता है, ये कैसे कार्य करता है, हमें उसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए हर राज्य में हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, हम किसके निर्माण की बात कर रहे हैं, विधान परिषद के निर्माण की बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो वह द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा, लेकिन विधान परिषद नहीं है तो वह एक सदनीय विधानमंडल होगा। और एक सदनीय विधानमंडल है, इसका मतलब उसमें विधानसभा और राज्यपाल तो होगा ही होगा। अब हमें यह ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल में हमें विधान परिषद का सृजन करना है। हमें किसका निर्माण करना है, विधान परिषद का निर्माण करना है। अब विधान परिषद का निर्माण करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा कि विधान परिषद बनाने का बिल, जिसको हम कहते हैं विधेयक, क्या कहते हैं, विधेयक। विधान परिषद बनाने का बिल, विधान परिषद बनाने का विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, विधान सभा में। क्या किया जाएगा, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा में क्यों प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह एक सदनीय विधानमंडल है, विधान परिषद तो है ही नहीं, हमें विधान परिषद का तो निर्माण करना है। ऐसी स्थिति में जब कोई बिल, और ये बिल कौन सा है, ये विधान परिषद बनाने का बिल है, जिसे हम कहाँ रख रहे हैं, विधानसभा में हम रख रहे हैं। और विधानसभा में रखने के बाद यह बिल विधानसभा से क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, पास कैसे किया जाएगा उसको लेकर थोड़ी समस्या है। थोड़ा समझने का यहाँ एक पॉइंट आता है कि जब विधान परिषद बनाने का बिल विधानसभा में रखा जाता है और इसे कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वालों के 2/3 बहुमत से क्या किया जाता है, पास किया जाता है। यानी यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पास होना चाहिए, और विधानसभा द्वारा पास होगा, लेकिन वो किसका, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उस समय उस सदन में कितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से कितने लोग मत देने वाले हैं, उनका 2/3 बहुमत होगा। तब यह बिल कहाँ से पास होगा, विधानसभा से पास हो जाएगा। अब देखिए, विधानसभा से ये बिल पास हो जाएगा, तो विधानसभा से पास होते ही हम विधान परिषद नहीं बना देंगे। ऐसी स्थिति में जब ये बिल विधानसभा से पास होता है, अब ये बिल भेजा जाएगा कहाँ पर,
कहां पर भेजा जाएगा? संसद के पास भेजा जाएगा, और संसद द्वारा यदि विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। विधानसभा बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। जब ऐसा हो जाएगा, जब संसद विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास कर देगी, ऐसी स्थिति में जब संसद ये प्रस्ताव पास कर देती है, तब उस राज्य में क्या बना दिया जाता है? उस राज्य में विधान परिषद का क्या कर दिया जाता है? गठन कर दिया जाता है। अब देखिएगा, हमने ये स्थिति देखी विधान परिषद को बनाने को लेकर, विधान परिषद के सृजन को लेकर। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी राज्य में पहले से विधान परिषद बना हुआ है, यानी हम किसी राज्य की बात कर रहे हैं और उस राज्य में विधान परिषद बना हुआ है, हमें उस विधान परिषद को हटाना है, हमें उस विधान परिषद का उन्मूलन करना है, तो ऐसी स्थिति में भी यही प्रक्रिया होगी। इसी प्रक्रिया के द्वारा उस राज्य में विधान परिषद को हटाया जाएगा। यानी विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखेंगे, यहाँ से ये पास होगा, संसद के पास जाएगा, संसद विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पास करेगी और उस राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया जाएगा, विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी विधान परिषद का सृजन करना, उन्मूलन करना, ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों इसी आर्टिकल के तहत है और इसी फॉर्मेशन के तहत उन्हें लागू किया जाता है। अब तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, यहां तक बात क्लियर है, आगे चलें। चलिए देखिए, तो व्यवस्थापिका में हमने अनुच्छेद 168 और 169 को हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा है। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। अब हम बात करेंगे किसकी? विधानसभा। देखिए, विधान परिषद किसी राज्य में हो या ना हो, लेकिन विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है। यह कानून निर्माण की, राज्यों में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। अगर ऐसा ही आपसे पूछ ले कि भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो हमें पार्लियामेंट के साथ जाना है, हमें संसद को सही करना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा। विधानसभा राज्यों में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। राज्यों में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है कौन सी? विधानसभा। विधानसभा को हम कहते हैं प्रथम सदन। विधानसभा को हम क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं और विधानसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। यानी ये बेसिक नाम हैं जो आमतौर पर हम कहते हैं कि प्रथम सदन हो गया, निम्न सदन हो गया, लोकप्रिय सदन हो गया और अस्थायी सदन हो गया। यानी विधानसभा के बारे में ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं और यह राज्य में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विधानसभा का उल्लेख आम तौर पर विधानसभा के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 170 में मिलता है, आर्टिकल 170 में मिलता है। लेकिन 170 में ये बातें नहीं है, 170 में इसकी संरचना का उल्लेख मिलता है। ये तो हमने बेसिक बात किया कि विधानसभा क्या होता है, विधानसभा के नाम क्या है। चलिए आगे हम बात करेंगे
अनुच्छेद 170 के बारे में, विधानसभा की संरचना। विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है, उन सभी के बारे में, उनकी संरचना का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 170 में। यानी अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है ज़रा देखिएगा। देखिए, विधानसभा की सदस्य संख्या, विधानसभा की सदस्य संख्या, देखिए विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500, और विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 60। यानी किसी भी सूरत में 500 से अधिक नहीं होगी और किसी भी सूरत में 60 से कम नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 403। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में सीटों की संख्या कितनी है, 200। न्यूनतम की मैं बात करूं, देखिए सिक्किम 32, और वहीं मैं बात करूं पुदुचेरी की या पौंडीचेरी की, क्यों है ऐसा, हम अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये न्यूनतम है और ये सर्वाधिक है। ये राजस्थान की है कि राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, ये तो हमने बात की कि विधानसभा की संरचना यानी विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में, कि विधानसभा में अधिकतम इतने हो सकते हैं और न्यूनतम इतने हो सकते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन, इन सदस्यों का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन करवाता है कौन, केंद्रीय निर्वाचन यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है वह विधानसभा के चुनावों का आयोजन करवाता है। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना, एक वयस्क मताधिकार और एक प्रत्यक्ष रूप से। वयस्क मताधिकार को हम ऐसे समझ सकते हैं 18+, 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जो मत देता है, वयस्क मताधिकार। और प्रत्यक्ष रूप से जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनता है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। देखिए, चुनाव दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जैसे हमने अगर अपना प्रतिनिधि खुद चुना है तो वो हमारे लिए क्या है, प्रत्यक्ष है, और जिसमें हमने अपना प्रतिनिधि खुद नहीं चुना है वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष है। जैसे किसी की शादी होने वाली, अगर वो लड़की खुद देखता है तो वो बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, वो प्रत्यक्ष है। और अगर उसके परिवार वाले देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उन पर ब्लेम डाल सकता है, वह अप्रत्यक्ष है। हमको यहाँ ये समझना है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष जिसमें व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनता है, यानी सारी जिम्मेदारी खुद की है, उसने अपना प्रतिनिधि खुद चुना है। ये हमें ध्यान रखना है, यह प्रत्यक्ष इलेक्शन कहलाता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना, सदस्य संख्या अधिकतम 500 होगी, न्यूनतम 60 होगी, और इनका निर्वाचन जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाया जाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पर जब वयस्क मताधिकार की बात आ गई है तो मैं एक बात और आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है आज, 18 वर्ष है। लेकिन ध्यान रखना, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र कितने वर्ष थी,
21 वर्ष। अब इसका मतलब आप लोग जानते हैं, अगर संविधान में पहले 21 थी और अभी 18 किया गया है, इसका मतलब संविधान में किसी भी प्रकार की चीज को जोड़ना या निकालना हो तो उसका केवल एक ही तरीका है, जो कहलाता है संविधान संशोधन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा, तो हमें ध्यान रखना है यहां पर 61वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन करके हमने मूल संविधान में से जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर हमने कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। और आज क्या है? 18 वर्ष है। आज हमने 21 वर्ष शादी के लिए रख लिया है। चलिए, ये हमने विधानसभा की संरचना के बारे में बात किया। एक इसके बारे में स्पेशल नोट है, एक स्पेशल बात है जो हमको ध्यान में रखना है। क्या है? हम अभी उसको देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम 500 होगी और मिनिमम 60 होगी, हमने थोड़ी देर पहले देखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है विशेष बात, हमको उसको ध्यान रखना है, हमको उस बात को समझना है। देखिए, नोट डाल लो, चाहे हम इसको हम कह सकते हैं फैक्ट कह सकते हैं, जो हमको पता होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में चौरासीवां संविधान संशोधन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 किया गया, 2001 किया गया। और इसके तहत हमने दो बातें बताई, यानी इसमें हमने दो व्यवस्थाएं की। क्या की? उसको समझना है। पहला, मैं इस 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की बात कर रहा हूं कि इसमें हमने सबसे पहला ये व्यवस्था की कि सभी राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगी। सबसे पहला फैक्ट है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत हमने क्या बात की कि सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की जाएगी, यानी उसके बाद की जनगणना को हम आधार नहीं मानेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा है हम अभी डिटेल करेंगे इसको। और दूसरा, इसमें यह ध्यान रखना है विधानसभा क्षेत्रों के समायोजन को 2001 के बाद नहीं किया जाएगा। सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर होगी, यानी सभी राज्यों में जो विधानसभा की जो संख्या है, विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगी। और दूसरा, विधानसभा के क्षेत्रों का समायोजन 2001 के बाद रोक दिया गया है, यानी 2001 के बाद विधानसभा क्षेत्रों का समायोजन नहीं किया जाएगा। ये दोनों चीजें क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि उसका उल्लेख इसमें कहा गया है, उसमें किया गया है, और इन्होंने कहा है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं यह 2026 के बाद होने वाली
प्रथम जनगणना तक मान्य होगी। यानी ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना, यानी 2026 में तो जनगणना होगी नहीं, होगी 2031 में, तो 2031 की जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना। और हमको इसको ध्यान रखना है, ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत की गई घोषणा थी और ये अधिनियम जो है 2001 वाला 84वां संविधान संशोधन, ये हमको ध्यान रखना है कि यह 21 फरवरी 2002 से प्रभावी हुआ, यानी 21 फरवरी 2002 के बाद से ये लागू हुआ। अब हमको यहाँ ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत हमने क्या कहा, सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर होगी और विधानसभा क्षेत्रों का समायोजन 2001 के बाद रोक दिया गया, यानी 2001 के अनुसार ही होगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा। और ये व्यवस्था की गई कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना तक हम इस नियम को मानेंगे, उसके बाद जैसे प्रथम जनगणना हुई और हम इसको बदल देंगे। ठीक है, ये लागू कब हुआ? 21 फरवरी 2002 को। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, यानी विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य यानी विधानसभा का हर सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक एमएलए कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है? 75,000 की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये बात कही गई थी 1971 के अनुसार, लेकिन आज तक यही चल रहा है, क्योंकि जब 2031 में जनगणना होगी और नए आंकड़े आएंगे उसके बाद ये संख्या बदल जाएगी। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर हमको ये बात ध्यान रखना है। एक तो प्रत्येक सदस्य जो है वो 75,000 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, हमको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैं 1971 की जनगणना को आधार लेते हुए कुछ चीजें हैं जिनको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, स्पेशली राजस्थान को लेकर, राजस्थान विधानसभा, हम राज्य के बारे में विधानसभा का उल्लेख बाद में करेंगे। देखिए, हमने राज्यपाल पढ़ा है, अभी हम विधानसभा पढ़ रहे हैं, फिर हम विधान परिषद पढ़ेंगे। जब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद क्लियर हो जाएगा तब हम इनको राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि राजस्थान के रेफरेंस में राज्यपाल का क्या काम है, कौन कौन थे। विधानसभा के रेफरेंस में पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम विधान परिषद नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में, देखिए सबसे पहली बार जब चुनाव हुए 1951-52 में, ठीक है, 1952 में जब चुनाव हुए तब पहली विधानसभा का गठन किया गया और प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। यानी कितने एमएलए थे पहली विधानसभा में? 160 एमएलए थे। दूसरी विधानसभा का चुनाव कब हुआ? 56-57 में, 1957 में। सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 176। यानी एमएलए कितने हो गए? 176 हो गए। उसके बाद चौथी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, चौथी विधानसभा का इलेक्शन हुआ 1967 में, और 1967 में जो चौथी विधानसभा का चुनाव करवाया गया उसमें सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 184। यानी 1967 में जो चौथी विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 184 कर दी। और इसके 10 साल बाद यानी छठी विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ 1977, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस समय सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी कितनी? 200। वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। लेकिन यहाँ ये क्यों बताया? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसका, इसका, कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटें रखी जाएगी, उसके बाद नहीं। और ये देखिए
1971 की जनगणना के आधार पर, यानी 1971 की जनगणना की मैं बात करूं तो 1971 से लेकर 1981 के बीच का आधार क्या है? 1971 की जनगणना। और इसी के आधार पर हमने विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी रखी? 200 आज तक, यानी जब तक 2026 के बाद पहली विधानसभा का जब जनगणना नहीं होती है तब तक इसकी सीटें कितनी रहेगी? 200 रहेगी। हमें ये बात ध्यान में रखना है कि किस तरह से इस संविधान संशोधन को हम समझ सकते हैं, और ये बात हमारे लिए क्लियर है। आर्टिकल 170 को हमने डिटेल किया, हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, कुछ हमने इसके संबंध में संविधान संशोधन पढ़ा है, बाकी इसके बारे में और डिटेल से जो चर्चा है अब हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमको कि आपको कैसा क्या लगा है, और इस हमको और कौन कौन सा आपके लिए अच्छा वर्क करना चाहिए। और इससे संबंधित अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, जो सृजन अकेडमी के नाम से। थैंक यू वेरी मच।